बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ है, जिससे अब तक की इतलात के मुताबिक 31 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इंतहाई दिलखराश वाक़या है जिसने फ़िज़ा को सोगवार कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जय वकुआ का दौरा किया और इस अज़म का उन्होंने इज़हार किया कि पूरी कौम इस तरह की जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हैं इनके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं, नमाजियों को जो है उन पे हमला किया गया। तलाल चौधरी साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो दहशतगर्द ये जो हमला था ये खुदकुश हमला था, खुदकुश बमबार जो है उसकी शनाख्त कर ली गई है। मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान जा चुका है और अफ़गानिस्तान से ही ये आया था, वहाँ पर इसने दहशत गर्दी की ट्रेनिंग हासिल की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जहाँ एक तरफ इस तरह की दहशत गर्दी का सामना है खुदकुश बमबारों की सूरत में, दूसरी तरफ जो कलअदम तंजीम है फितनतुल अल हिंदुस्तान, उनकी जानिब से जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ की गई, उस दौरे चैलेंज का पाकिस्तान को सामना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये अंधोनाक वाक़या हुआ है, वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और मुल्क की सियासी और मजहबी क़ियादत की जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत जो है वो की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो कल बसंत से मुतल्लिक जितनी तकरीबात और उनकी मसरूफियात थी उन्हें मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि ये इस तरह का वाक़या है जिसमें पूरी कौम जो है, जो इस मस्जिद में खुदकुश हमले में लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती के लिए साथ खड़ी हैं। जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए इलाज के लिए बंदोबस्त भी किया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट भी इस वक्त है। ज़ाहिर सी बात है जिस तरह का ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इस हवाले से ज़रूर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट वीकेंड में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का बहुत अहम सूबा है वहाँ पर किस तरह मुनज़्ज़म हमले किए गए और अब इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है। बाहर कैफ दूसरी जानिब अगर हम चलें तो इस्लामाबाद में अहम खारजी उमूर पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं। हमने देखा काज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और आज उज़्बेकिस्तान के सदर जो हैं वो मौजूद थे। 2 रोज़ा उनका दौरा था। बिज़नेस फोरम से उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने इस अहद का इजहार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसका हदफ $2 अरब तक ले जाया जाएगा। और जो सबसे बड़ा ऐलान ये था कि जो पाकिस्तान के ताजिर हैं उनके लिए उज़्बेकिस्तान में 10 साल का इस्तिस्ना, टैक्स से इस्तिस्ना का उन्होंने ऐलान किया। एक अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है। सेंट्रल एशिया में हम पाकिस्तान जो खारजी सतह पर अपना लोहा मनवा रहा है और हम उनकी जो बहाल मईशत हैं उसमें अपनी नीश पैदा करने जा रहा है। ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं उनको इस तरह की जो मामलात हैं वो एक आंख नहीं बातें और फिर पाकिस्तान को इस तरह जो है वो ज़ख्म दिए जाते हैं। इन नुकात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक बेहतर पॉइंट भी हुई है और वो इस लिहाज से है कि इसी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में हमने देखा कि लास्ट वीकेंड पे एक इशू चल रहा था तीरा के हवाले से, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। फिर ये जो विजुअल्स हैं, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और यही सवाल हमने भी अपने प्रोग्राम में उठाया था कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। वो इजलास बुलाया गया जिसमें कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, आला जो सूबाई क़यादत है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, और ये तय पाया है कि मुश्तरका तौर पे ये जो दहशतगर्दी का अफरीत है इसका मुकाबला किया जाएगा। इन नुकात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अहमद शेख साहब ने, आप वफाकी वज़ीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड, आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे एजाज़ चौधरी साहब जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी फॉर्मो वेलकम करते हैं। कैसर अहमद शेख सर, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ज़ाहिर बात है एक तरफ तो ये अफसोसनाक वाक़या जिससे मैंने प्रोग्राम का इब्तिदा की, आपसे आज जो दिन भर बिज़नेस फोरम का इजलास हुआ, फिर उज़्बेकिस्तान के सदर इज़्ज़त माब शौकत मिर्ज़ोयोफ को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा किया, काज़ाकिस्तान के सदर आए हुए थे। किस तरह देख रहे हैं बहसीत मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट यहाँ ये जो दौरे हाई प्रोफाइल हुए हैं, इसके समरात से पाकिस्तानी और पाकिस्तान मईशत मुस्तफ़ीद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवरुल हसन साहब, आपने सबसे पहले तो आज का जो वाक़या हुआ है वो और रंज का इज़हार किया जाए इसमें। ये जो खुदकश बमबार के मामला है, आप बताइए कि ये कौन सा मज़हब, कौन सा दीन, कौन सा अखलाक
बात पे, और ये तशद्दुद हो गया। रीजन में यही करके एक तबैयां कर रहे हैं। तो मुझे यही समझ आई कि ये इसके पीछे इंडिया या जो भी दहशतगर्द तंजीम है वो क्या चाह रहे हैं। ये तो इंसानियत के खिलाफ बहुत ही अफसोसनाक और ऐसे ही जो शहीद हो रहे हैं बेगुनाह लोग, नमाजी लोग, वो इस तरह उनको उनके खिलाफ एक्शन करके उनको शहीद किया जा रहा है। तो इससे तो हम अपने खुद सारा पूरा रीजन तबाही का शिकार हो रहा है जी। बस। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये कंटिन्यूड चीजें हैं, और इसी वजह से आपने मुझे कहा ना कि इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ माहौल तो बहुत बेहतर हो गया। यानी हमारे यहाँ रिजर्व जो है वो $6 बिलियन से $16 बिलियन, $17 बिलियन के करीब है। उसके बाद हमारी करेंसी पिछले 2 साल से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और दुनिया की रेटिंग कंपनियां हमें बेहतर रेटिंग कर रही हैं जी। और हमारा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में है। हमारा महंगाई जो है वो 4-5% तक आ गई है। हमारा जो बैंक का रेट है वो 22% 11% हो गई। तमाम इंडिकेटर मैं एज अ बिजनेसमैन देखता हूँ कि इतने थोड़े अरसे में, मैंने अपनी 60 साल की मेरी बिजनेस लाइफ है, मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी तेज रफ्तारी से और इतनी तुमदेही से और अरक रेवी से काम किया गया। अब ये जो तबाही है, अब देखिए ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट में हमें लाजमी है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल हमारी बेहतर हो। कल ही मेरे साथ बैठे हुए थे ये लाजीज कुर्दा तो इनका जो उज़्बेक कल डेलीगेशन था, उनका खाना किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और मेरे साथ सीट पे ये इनके इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स के मिनिस्टर बैठे। तो मैंने उनसे पूछा तो उनके यहाँ कुछ $30-35 अरब का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हालांकि वो लैंड लॉक कंट्री है, कोई उनके पास पोर्ट नहीं है। और हमारे यहाँ देखिए ना कि ये दहशतगर्दी की वजह से $2.5 अरब पिछले साल की तकरीबन इन्वेस्टमेंट है। बावजूद कि हमारा मुल्क एक बड़ा ही अच्छे महल वकूफ़ का है, बड़ी ही सारी अप्रोच है हमारे यहाँ, पूरे हमारे पास पोर्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोर्ट्स हैं। तो ये अफसोसनाक बात हो, ये हम इसलिए हम अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी नहीं बेहतर कर पा रहे जितना हमें हमारी ख्वाहिश है। उस हिसाब से हमारे यहाँ गुर्बत की लकीर के नीचे करोड़ों लोग हैं, जो 2.5 करोड़ लोग बच्चे तो हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो मैं कल उनसे काफ़ी तफसील से डिस्कस कर रहा था। अभी किर्गिस्तान का डेलीगेशन आया, उनके प्रेसिडेंट, और जी, काज़ाकिस्तान के जी किर्गिस्तान ये सॉरी काज़ाकिस्तान के आए ना, तो वो हमारे यहाँ भी आए जो है, कल उन्होंने विजिट किया हमारे BOI के दफ्तर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और उन्होंने ये कहा कि $20 मिलियन की हम, ये उनके नाम है, जो कल वो तशरीफ लाए, और जिन्होंने कंफर्म किया वो इल्मान कंपनी है, वो उन्होंने कंफर्म किया कि $20 मिलियन की हम पाकिस्तान में जो सोने की तलाश में जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट है, वो हम पूरा इरादा, मुसम्मम इरादा रखते हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ये एक तरफ तो हमारे यहाँ इतने दरवाजे खुल रहे हैं, इतनी सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं और ईगर है हमारी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा अपना बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में है, और वो कह रहे हैं कि हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कैसे हम अपने मुल्क में कारोबार को वसी करें। लेकिन ये हालात जो है ना जी, इस वक्त बड़ा ही हमें हर सूरत में मिल के, इसमें हमारी पूरी कौम का मामला है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसमें जो चीफ मिनिस्टर KP ने आज बयान दिया है कि दहशतगर्दी के मामले पे हम सब मुतफिक हैं, और होना भी यही चाहिए, लेकिन उनको प्रैक्टिकली कैसा सर दोबारा लौट के आता हूँ सर आपके पास। आपने अहम नुकता उठाया कि एवेन्यूज हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के, लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर है और ये जो दहशत गर्दाना हमले, इन पे हमने काबू पाना होगा। एजाज चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया नवाजिश वक्त देने का। सर आपसे जानना चाहूँगा इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें। दूसरा, ये जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हम देख रहे हैं बिलखसूस सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, एक पाकिस्तान ने अपनी स्पेस क्रिएट कर ली है। आप एज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी इसको किस तरह देखते हैं? काज़ाकिस्तान के सदर का हाई प्रोफाइल दौरा, उसके बाद फिर
उज़्बेकिस्तान के सदर का आना, फिर 10 साल के लिए हमारे बिजनेस कम्युनिटी को टैक्स से इस्तिस्ना। अभी आपके सामने कह रहे हैं कि कजाकिस्तान जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में सोने की तलाश में इन्वेस्ट करने के हवाले से। उज़्बेकिस्तान जो है वो तलाश है, उनको लैंड लॉक मुल्क है, उनको राहें चाहिए, हम उनको फराहम कर सकते हैं। किस तरह इस तमाम चीज़ को आप एनालाइज करेंगे एजाज चौधरी साहब? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं भी अपने गम का इजहार करूंगा जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। मासूम जानें ज़ाया गई हैं और एक बार फिर इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का निशाना लिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा ये डिस्टेबलाइज करने की साजिश है और ये ऐन मुमकिन है कि जिन्होंने अब इमाम बारगाह पे हमला किया है वो कल को शायद एक सुन्नी मस्जिद पे हमला करें और मकसद उनका ये था कि भाई शिया और सुन्नी को आपस में एक बार फिर भड़काया जाए। ये बहुत ही मजमूम इरादे हैं, ये कामयाब नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना चाहिए कि अब अगला कोई इस किस्म का वाक़या ना हो और उसके लिए मेरे ख्याल में सिर्फ सरकारी जो सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं सिर्फ उनका अमल नहीं है, इसमें पूरी कौम को अब मुत्तहिद होना चाहिए और सब लोगों को, क्योंकि ये तो कल किसी और का भाई बंदा होगा, कल फिर मेरा होगा। तो इस वजह से हम सारे ये एक लिहाज से वल्नरेबल हैं हम सबके साथ, तो सबको तावन करना चाहिए, अपनी निगाह खुली रखनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये इतना बड़ा खुद कुछ हमला ऐसे तो नहीं हो जाता, पूरा एक नेटवर्क बना होता है जिसके अंदर उसको किसी ने ये पूरा ये इंजीनियरिंग का काम है, किसी ने बेल्ट बना के दी होगी, कहीं से असला लेकर आए होंगे कि कुछ रैकी की होगी। तो ये पूरे नेटवर्क है, वो कामयाब इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग जो हैं इतने ज्यादा चौकन्ने नहीं रहते, होशियार नहीं रहते। अब हमें रहना चाहिए क्योंकि दुश्मन जो है वो इस ताक में है कि पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत स्टेबल होता नजर आ रहा है वो उसको दोबारा से अनस्टेबल किया जाए। तो इस वजह से हमारे सब पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी पड़ती है। ये जो आपने कहा कि सेंट्रल एशियंस भी आ रहे हैं, यकीनन सेंट्रल एशियंस का बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान में दिलचस्पी उनकी बढ़ गई है। उनको साफ नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान के रास्ते वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने अभी एक मिसाल दी थे, शायद आपने दी या कैसर साहब ने दी, कि वो सोना करना चाह रहे हैं एक्सप्लोर। उसमें मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में सोने की कीमत बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त मुआशी निज़ाम है दुनिया का वो इस वक्त लड़खड़ा सा रहा है और कई लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर की करेंसी के मुकाबले में दूसरी करेंसीज भी उठेंगी, ब्रिक्स की करेंसी भी, दूसरी भी। तो चुनाचे ये जो अनसर्टेनिटी आई है इसकी वजह से सारे मुल्क दुनिया के वो सोना जमा कर रहे हैं और इंडिविजुअली भी फरादी तौर पर भी लोग जमा कर रहे हैं। अगर आप देखें इस वक्त जो मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था पिछले 10 साल के, तो सबसे ज्यादा चीन जो है सोना जमा कर रहा है, इसी तरह भारत भी कर रहा है और मगरबी को बहुत ज्यादा, क्योंकि दोबारा एक बार फिर लगता है कि उस तरह मामला चल रहा है। मैं बैंक अकाउंट खोलने गया था अनवार साहब, तो वो साहब गिलगित के थे, तो मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में बहुत सारी चीनी कंपनियां जो हैं और कुछ पाकिस्तानी कंपनियां भी सोना वहां पे बहुत मिलता है तो निकाल रही हैं। तो ये इस तरह अगर इस तरह की बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, सिर्फ मेरी ये गुजारिश होगी कि नेगोशिएशंस अच्छी की जाए। हमारा पुराना जो माजी है उसमें हमने नेगोशिएशंस करते वक्त ना जरा कमजोरी दिखाई है। हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स भी हों, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हों, हमारे पास डिप्लोमेट्स भी हों जिनको नेगोशिएशन करनी आती हो, तब वो आप एक पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और लोग करना चाहते हैं। इसी तरीके से वो भी अपनी मार्केट्स खोल रही हैं क्योंकि उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान में पैसा बहुत है और लोगों ने कहीं दुबई में रखा है, कहीं रखा हुआ है, तो उनको लेकर आए और वो भी इन्वेस्ट किया जाए। तो काफी काम होने वाला है, लेकिन सबसे सारे बड़ों कामों से पहले लॉ एंड ऑर्डर है। और बीच में शेख साहब भी शायद यही कह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर तो कोई सरमायाकारी कहीं से नहीं आ सकती। वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो, मैंने फिर यानी रेपुटेशन होगी, लेकिन मेरा ख्याल में कह देना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज या फौज नहीं कर सकती, ये पूरी कौम करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौम को, और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी ये केपीके में हुआ है या पंजाब में हुआ है या बलोचिस्तान में हुआ है, किसी भी गोशे में मुल्क के होता है तो हम सारे मुतासिर होते हैं। तो चुनाचे हमें एक इस वक्त जो इत्तेहाद का मुजाहरा करना ना पूरी कौम को, अपने यानी सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर
हमें मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें तमाम सियासी जो इख्तलाफात हैं बालाए ताक रख के ये फ्रीत है दहशत गर्दी का, इसका मुकाबला करना होगा। और जो बात कर रहे थे कैसर शेख साहब भी, और सिर्फ इशारा भी किया एजाज चौधरी साहब ने, जो काज़ाकिस्तान की फर्म है वो $20 मिलियन जो है गोल्ड माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ा कैच हो सकता है। कैसर शेख साहब जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के वज़ीर हैं, वो इस हवाले से जो है वो बात भी कर रहे थे। कैसर शेख साहब, सर आप बताइएगा इसके लिए फॉलोअप क्या होगा, मतलब कि ये जो हमने देखा कि 29 मुआहदात और MOUs पे साइन हुए पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान, इसको कैसे अब मटेरियलाइज किया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा एक जो है वो चैलेंज होता है। देखिए, आपने बड़े दुरुस्त कहा, इसका फॉलो अप देखिए ना, हमारे यहाँ जो रेगुलेशंस है ना, यानी पाबंदियां, लाइसेंस, इजाजतें, परमिट, ये बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर है। हम सबको समझना होगा हर लेवल पे। देखिए बहुत टाइम लगता है हमारे यहाँ ये मामलात को सुलझाने में, तो हम BOI में मेन काम यही कर रहे हैं। मेरे पास क्योंकि मेरा एक बिजनेस बैकग्राउंड है, जी। तो मुझे ये पता था कि ये जो मुश्किलात है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसी इस हिदायत पे हमने इसके ऊपर काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। हमने आसान कारोबार स्कीम को पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से और सेनेट से अप्रूव कराया, और फिर हम कल ही हमारी मीटिंग थी, बहुत बड़ी रेगुलेटरी मीटिंग की है हमने, जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज भी ज्यादातर जो रेलेवेंट हैं जो आए हुए थे जी। तो हम ये कल स्टेट बैंक की हमने रेगुलेशन की। स्टेट बैंक की बहुत सी पाबंदियां हैं जो बैंकों पे इम्पोज करते हैं, जो अननेसेसरी है। दुनिया के एक्सपर्ट जो है स्कॉट जैकब वो आए हुए हैं, जिन्होंने दुनिया में ये करवाई है रेगुलेशन और मुल्कों में। हम अपने सारे, लेकिन मैं खुशी इस बात की बताता हूँ आपको कि मेरा ये ख्याल था ना कि शायद इदारे उसको रेजिस्ट करेंगे, जिनके नजर स्टेट बैंक है। कल हमने SECP की बहुत सी रेगुलेशन को खत्म किया है और यूनानिमसली किया है, वो भी मौजूद थे, और हमारे तमाम जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी भी थे, और हमारे इंडस्ट्री के जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है जो हारून अख्तर साहब, वो भी तशरीफ रखते थे। तो हमने मिल के ये जो काम किया ना कि रेगुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बाहर का सरमायाकार या पाकिस्तानी सरमायाकार है ना, उसको प्रॉब्लम ये थी कि अभी एजाज साहब खुद चौधरी साहब कह रहे थे कि दुबई में ये र्यूमर्स ये है और ये तवक्को है, लोग कहते हैं कि $100 बिलियन पाकिस्तानी का शायद दुनिया में सबसे ज्यादा, ये दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी ने इन्वेस्टमेंट की। ये जो कल मेरी बात हुई ना उज़्बेकिस्तान में, उनके मिनिस्टर मेरे साथ 2 घंटे हम मिल के खाना बातचीत करते रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब का खाना था सर। तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तानी कई कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट कर रही। अच्छी बात है, पाकिस्तानी करे इन्वेस्टमेंट, लेकिन पहले सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में उसकी अपॉर्चुनिटी। जी, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अली साहब बिजनेसमैन हैं और आज जो बिजनेस फोरम हुआ उसमें आप मौजूद थे। शहजाद साहब बताइएगा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो है वो तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा है और अहम ऐलानात भी सामने आए। एक तो $2 अरब जो है जो तिजारत है उसके हुजम को बढ़ाने का फैसला किया गया, उसका हदफ रखा गया, और दूसरा जो बिजनेस कम्युनिटी है जिसमें आप शामिल है, 10 साल का इस्तिस्ना देने का ऐलान किया टैक्स से उज़्बेकिस्तान के सदर ने। इससे कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? सर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। टेक्सटाइल यूनिट्स, आज उन्होंने बात की कि हमारे कोई तकरीबन 50+ टेक्सटाइल यूनिट ऐसे हैं जो इस वक्त बंद पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि टेक्सटाइल में काफ़ी आगे है तो उन्होंने हमसे मदद मांगी है कि हमारे टेक्सटाइल यूनिट्स आप आगे लेकर चलाएं उसे, और उन्हें आप चलाकर हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हम बात करना चाहते हैं सर कि हमें रूट, अगर लैंड रूट इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अच्छा मिल जाए ना, जिस तरह पहले अफगानिस्तान से जा रहा था, अगर डायरेक्ट हमें एक्सेस मिल जाए तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। और सिर्फ लॉजिस्टिक की हद तक मैं कहता हूँ $2 बिलियन तो आप कह रहे हैं ना, $2 बिलियन सिर्फ लॉजिस्टिक है, क्योंकि सी हमारे पास है, 2300-2400 किलोमीटर की हमारे पास कोस्टल लाइन है जो सी की है, जो हम समुद्र के रास्ते इनका काफी सामान दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं उज़्बेकिस्तान को, और इसके साथ कजाकिस्तान को, किर्गिस्तान को, ताजिकिस्तान को, और उधर से काफी चीजें ले सकते हैं। और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर हम सिर्फ एक हमारा लैंड रूट सीधा हो जाए, और अगर हमें कोई एक्सेस मिल जाए कि हम सीधे डायरेक्ट हमारे ट्रक्स जाएं और किराया कम हो, तो काफी हम बेहतर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हो सकती है। जिस तरह आज
شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ ہمارا آلو ہے، مختلف چیزیں ہیں جو جا سکتی ہیں، اور ان کو وہ چیزیں چاہیے بھی، رائس بھی چاہیے ان کو، بہت چیزیں اگر یہ ہمیں چیزیں مل جائیں. اب اس وقت میں نے آج ایل ایل سی سے بات کی تھی ادھر ہی فورم پہ جی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ابھی اس وقت افغانستان ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس روٹس آ رہے ہیں جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک تو چائنا سے کر رہے ہیں، دوسرا کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم ایران کے ذریعے کر رہے ہیں. اور میں نے خود بھی جا کر سے دیکھا تہران میں کوئی 2015-16 میں کہ تہران ایران ان کو بہت چیزیں دے رہا ہے آذربائیجان سے، ان کو ایکسپورٹ مطلب ان کے لیے امپورٹ کی چیزیں وایا ایران جاتی ہیں. اگر ہم یہی اپنا جس طرح ہم گوادر کے اوپر فوکس کر رہے ہیں سی پیک کے لیے، اگر ہم ان کے لیے بھی کوئی روٹ کا اچھا انتظام کر لیں، سی پیک ٹائپ کا کوئی اچھا کوریڈور بنا لیں اور گیٹ وے بنا لیں پاکستان کو، تو ہم بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. یہ $2 بلین کوئی چیز نہیں ہے سر، یہ پینٹ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں نا، کیونکہ جب یہ 93 میں، جب 92 میں جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تھی تو ہم سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاکستان کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان ان کا سمجھے اگر وہ پیچھے جسم ہے تو پاکستان ان کا سر ہے، ہیڈ ہے. اور اگر ہم ادھر سے چیزیں لے کر ان کو ایکسپورٹ، ان کو ہم ٹرانسپورٹ میں، ہم ان کو لاجسٹک میں، ہم انہیں سی کی فیسلٹیز دیں، ہم انہیں کہیں کہ ہم آپ کو کنٹینرز دے رہے ہیں اور کنٹینرز اتنے دن میں آپ کے واپس ہیں، شپنگ لائن میں کافی ایکسیس دیں، پورٹ کے چارجز جس طرح انہوں نے آج بات کی ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپ کو ایکسیس دیتے ہیں کہ آپ ادھر ڈیوٹی فری چیزیں لیں اور سب کچھ کریں. پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہے کہ ہم آپ کو پورٹ چارجز فری کر رہے ہیں، ہم آپ کو بالکل دے رہے ہیں. یہ اچھی سجیشن ہے. یہ شہزاد صاحب آپ کی جی بہت اچھی بہت چیزیں سر، بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. جی انشاءاللہ وہ وقت کی تنگی آڑے ہے، لیکن آپ نے بہت اچھی سجیشنز دی. آپ کا بہت شکریہ شہزاد علی صاحب. یہ ہم ایک چھوٹا سا ویورز بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے. تو جو انہوں نے بات کی کہ ہمیں روٹ کی بات ہے، وہ خطے کی بھی سیکیورٹی سے ہی ہے. پروگرام میں بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں تناؤ کا شکار ہے، اور وہاں سے جو فتنہ الخوارج کے حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں. اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. پھر جو ایپکس کمیٹی کا خیبر پختونخوا میں اجلاس ہے اس کا احاطہ کریں گے، اور کیسا جب شیخ صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ان سے جانیں گے کہ یہ جو سجیشن آئی ہے کہ پاکستان بھی تھوڑا سا آگے آ کر اگر ان کو پورٹ چارجز کے حوالے سے کوئی استثنا دے سکتا ہے تو ایک یہ اچھا ریسیپروکل سٹیپ ہوگا. سب کچھ ایک وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. ہمیں شفقت ایاز صاحب نے جوائن کیا ہے. زوم لنک پہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے، جن سے ہم جو ازبکستان کے صدر کا دورہ پاکستان تھا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بزنس اپرچونٹیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کو ایک دفعہ پھر وارم ویلکم. اور احمد منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. شفقت ایاز صاحب، سر ہم بات کر رہے ہیں جو اس پہ مذمت ہی کی جا رہی ہے اور بنتی بھی ہے. اسلام آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. پھر بات ہو رہی تھی کہ ازبکستان کے ساتھ ہم تجارتی روابط کو کیسے بڑھایا جائے. تو یہیں بزنس کمیونٹی سے ہمارے بزنس مین تھے جنہوں نے آج فورم میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں روٹ مل جائے، اور ظاہر بات ہے وہ روٹ جو ہے وہ افغانستان سے ہی جاتا ہے وہاں پر بھی، لیکن وہاں سے فتنہ الخوارج کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں. اور ہم نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹوں میں 24 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں بالترتیب اور اگزئی اور خیبر میں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک اچھی اپنی ڈیولپمنٹ ان اے وے اس طرح دیکھی کہ لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت تیرا کی بات ہو رہی تھی، اور اب جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہاں جرگہ کیا تھا خیبر میں وزیر اعلیٰ نے، آپ اس کا ذکر کر رہے تھے. اس سے پہلے باڑہ میں جرگہ ہوا تھا. اب ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پشاور میں، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم ہے، کیونکہ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، کور کمانڈر صاحب موجود تھے، آئی جی خیبر پختونخوا موجود تھے، آپ کی عسکری قیادت، لا انفورسمنٹ ایجنسی، صوبائی کابینہ. تو ایک اچھا سگنل اور میسج گیا ہے. اور یہ بھی جو بیان سامنے آیا ہے منٹس آف دا میٹنگ کے مشترکہ عمل تیار کیا جائے گا جس کا ہدف ایک ہی ہے کہ دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے اور جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کی بے کنی کی جائے. کیا کہیں گے شفقت ایاز صاحب؟ کہ 2 دن پہلے جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں سی ایم صاحب کو بریفنگ دی گئی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ کور کمانڈر صاحب نے بہت تفصیل سے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی. اور پھر سی ایم صاحب نے ان کو یہ کہا، چونکہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، آئی جی ایف سی، آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری صاحب، کور کمانڈر صاحب، تمام وزراء شامل تھے. تو یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا اور ہم نے ان کو یہی سمجھایا
کہ دیکھیں کیونکہ خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کے ساتھ جو ہے ان کا سامنا ہے، اور جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو سب سے پہلا ایفیکٹ اس کا خیبر پختونخوا پہ آتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا چونکہ بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جی تو اس طرح کے مسائل ہیں اور ہم نے جلدی حل کر لینے ہیں. تو بلایت اور جرگے میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی جو ہے پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرے گا اور ہم اس کو چھوڑیں گے. ہم کبھی بھی اس کے جو ہے وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو وہ پورے پاکستان کو، پوری انسانیت کا دہشت گرد ہے، تو ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں احاطہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے ان مشرانوں کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے اور پھر اس کے خلاف مطلب طریقے کے ساتھ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں فیڈرل سے، ہم صوبائی لیول پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پوری ریاست کا نقصان ہوتا ہے، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جو ہے ان کو چونکہ ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے تو ان خیبر پختونخوا کی حکومت کو لوپ میں لینا چاہیے، جس طرح ابھی ایپیکس کمیٹی میں فیصلے ہوئے. اور میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے، چاہے جو کوئی بھی ہو، جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو پاکستانی سٹیزنز کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں مشران کو اعتماد میں لینا ہے، جو فیڈرل کا کام ہے وہ فیڈرل کرے، جو صوبوں کا کام ہے وہ صوبے کرے. آپ نے دیکھا تھا کہ NFC میں جو ہماری ان کی طرف بقایا جات ہے وہ ابھی تک ہمیں ملے نہیں ہے. ہم نے اس کا ذکر کیا کہ اگر وہ پیسے ملے تو ہم ان کو اور اسٹرینتھن کریں. آج آپ نے دیکھا کہ پولیس کو مطلب جو CTD ہے اور اسپیشل برانچ ہے ان کو CM صاحب نے 7.7 اور 7.2 ارب روپے CTD اور اسپیشل برانچ کو دیے ہیں. اس کے علاوہ بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں، نان بلٹ پروف گاڑیاں جو تھی وہ بھی انہوں نے دے دی ہیں، ڈرونز ہے اس میں، ڈیٹیکٹرز ہے، تمام چیزیں جو ہے نا CM صاحب نے آج دی ہیں. تو اس سے یہ اندازہ آپ لگائیں کہ ہم ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ دیں، لیکن فیڈرل کو، صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہوگا. یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو، جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے ان کے عمائدین کو، مشران کو اعتماد میں لینا ہوگا. جی بالکل بالکل، یہ تو آپ صحیح کہا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. احمد کیا کہیں گے آپ؟ لاسٹ سنڈے ہمارے ساتھ شفقت یاز صاحب بھی موجود تھے اور وہ تیرا کے حوالے سے ان کے بڑے تحفظات تھے، لیکن یہ گڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب ہم دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تمام بریفنگ بھی مل گئی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو. ان کے ذہنوں میں جو سوال تھے، IGFC موجود تھے، کور کمانڈر موجود تھے اور جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پازیٹیوٹی، اس کو اگر آگے لے کر جایا جائے تو ایک پولیٹیکل ول ہو اور ایکشن پلان ہو تو ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ یا اس کی انسیڈنس میں بہت حد تک کمی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں انوار الحسن صاحب، جو کنفیوژن ہے وہ دور ہونا بہت ضروری تھا کہ یہ جنگ کیسے لڑنی ہے، کس طرح لڑنی ہے، قصور کس کا، یہ چیزیں جو چل رہی تھیں، یہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ کنفیوژن دور ہوتی نظر آئی ہے. کیونکہ اس میں جو مجھے سب سے اہم جو نقطہ لگتا ہے کہ اس میں جو ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ہوا ہے. اونرشپ لے رہے ہیں، اس میں پھر جو CM ہے، جو حکومت ہے، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشترکہ جنگ ہے جو سب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو جیتنا ہے. سب یہی بات کر رہے ہیں. تو کنفیوژن تو ختم ہو گئی کہ یہ مل کے ہونا ہے. یہ فوج نے، یہ صوبائی حکومت نے، یہ وفاقی حکومت نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر لڑنا ہے. پھر ایک اور کنفیوژن وہ بھی اسی اعلامیے میں دور ہوئی، وہ یہ ہے کہ جو عارضی طور پہ نقل مکانی ان حالات کی وجہ سے کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے بھی سب مل کے کوششیں کریں گے. ویری امپورٹنٹ. یہ بھی بڑا ایک وجہ تنازع تھا. وجہ تنازع تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی سمجھ لیا گیا اور یہ پھر بات، پھر تنقید اب اس پہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اب جو فیصلے ہوئے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. پھر اس میں ایک اور بھی اہم جو نقطہ وہ یہ کہ جو دہشت گردی سے جو متاثرہ علاقے ہیں، یہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے اس اعلامیے میں، وہ ان علاقوں میں گڈ گورننس کو ماڈل کے طور پہ، ماڈل گڈ گورننس کے علاقے ہم بنائیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ادراک کر لیا گیا کہ گڈ گورننس انتہائی ضروری ہے، دہشت گردی واپس جو بار بار آتی ہے وہ نہ آئے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. شفقت یاز صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ گڈ گورننس کو انشور کرنا؟ پھر میں کیسر شیخ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جو بات کی ہے، کیونکہ اس کی 3 پہلو تھے نا نیشنل پلان کے، کہ آپ نے اس ایریا کو کلین کرنا ہے اور اس کو پھر کلین کرنے کے بعد اس کو بلڈ کرنا ہے اور پھر ہولڈ کرنا ہے. ہولڈ تبھی ہوگی جب بلڈ ہوگی. دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا کہ نقل مکانی کے حوالے سے انہوں نے ابھی بات کی، نقل مکانی کیسا صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی شفقت صاحب. دیکھیں ہم نے کبھی بھی
ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ نقل مکانی کرے. دیکھیں جب یہ 24 رکنی کمیٹی بنی تھی یہ ہم نے نہیں بنائی تھی, یہ کمانڈر صاحب اور IGFC صاحب اس میں خود بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو 24 رکنی کمیٹی تھی انہوں نے جا کے ان لوگوں کو کہا تھا کہ چونکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے لوگوں کی نقل مکانی ضروری ہے, اور ان لوگوں نے شروع کی تھی. جب ہم کراچی اور لاہور گئے تو ہمارے اوپر یہ اس کے بعد جب ہم آئے ہم نے اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کر دیا, اور اس سے پہلے ہم نے 4 ارب روپے رکھے تھے جو ابھی ہم انشاءاللہ 8 ارب روپے تک لے کے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کی بات دیکھیں, یہ جو 78 سال ہمیں ہو گئے اس میں 7 سال نکال دے, باقی 71 سال یہی مرج ایریاز جو تھے وہ اسلام آباد مطلب فیڈرل کے ساتھ جس طرح اسلام آباد پہ خرچہ ہونا تھا تو آپ نے اسکول نہیں بنائے, آپ نے کالجز نہیں بنائے, آپ نے ہاسپٹلز نہیں بنائے. ہم ابھی جو ہے, اور پھر جب یہ مرج ایریاز ہمارے ساتھ مرج ہو رہا تھا تو ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو ہر سال 100 ارب روپے دیں گے, مطلب یہ کہ 7 سال میں 7 ارب روپے. تو اس میں صرف ہمیں 168 ارب ملے ہیں, اور وہ بھی 168 ارب ہمیں 2021-22 میں ہے جو کہ فیڈرل میں ہماری حکومت تھی. تو 532 میں دے جاتے تو ہم پراپرلی وہاں پہ ایگزیکیوٹ کرتے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو فاٹا یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے, صوبائی لیول پہ ہم نے بنائی ہے. تو میرے خیال سے اچھی بات ہے سر بنائی ہے. اگر آپ نے اسلام آباد کو اب یہ بتائیں دینی ہے جی شفقت صاحب, وزیر اعظم صاحب سے جی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے رواں ہفتے پیر کے روز, اس میں مزمل اسلم صاحب بھی موجود تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملات بھی ضرور زیر بحث لائے گئے ہوں گے جو آپ بقایا جات کی بات کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے گڈ گورننس کے حوالے سے جو آپ کو وسائل چاہیے. میں یہ بھی آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ظاہر بات ہے NFC کے تحت اب چونکہ یہ مرج ڈسٹرکٹ ہیں, ضم شدہ علاقے ہیں, تو صوبہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وفاق اپنا شیئر ضرور دے جو کمٹ کیا گیا ہے, اور جو آپ لوگوں کے بھی فنڈز ہیں وہ زیادہ ڈائیورٹ جو ہیں ان ایریاز میں ہو تاکہ یہاں پر جو ہے وہ معیار زندگی بھی بہتر ہو اور جو لوگوں کا بود و باش ہے اس پہ بہتری آئے. میرے خیال میں یہ ایک اہم نکتہ ہے. میرے ساتھ ہی رہے گا کیسر شیخ صاحب. سر وہ بقایا جات کی بھی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی بات یہی کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ایک ہونا ہے. وقت آ گیا, ایک اچھی ابتدا ہے. وزیر اعظم صاحب کی وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, پھر ایپیکس کمیٹی ہو گئی. اب میں طارق فضل چودھری صاحب کو سن رہا تھا, وزیر پارلیمانی امور, وہ کہتے ہیں اگلے ہفتے محمود خانہ چکزئی صاحب کی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہونے جا رہی ہے. تو اس اچھی بات کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. بڑا اچھا ہوا کہ یہ انہوں نے آ کے ملے نا پرائم منسٹر سے. کچھ نہ کچھ میں تو ہر اپنے پروگرام میں آپ کے کہتا ہوں کہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتا ہے. تو یہ ہم آپس میں مل جل کے, ہم تو ہر بات پہ, ہم تو انڈیا سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کشمیر کے میٹر پہ بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم دیکھیں نا جو جسٹیفائڈ بات ہوگی, پرائم منسٹر صاحب تو ہمیشہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے. کئی بار انہوں نے اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کیا. ایون قومی اسمبلی میں ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. تو جب تک مل کے بیٹھ کے, اور یہ دہشت گردی دیکھیں نا اس پہ تو کلا کما ضروری ہے. اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ابھی تک وہ نیگلیکٹ کیا ہے پورے ملک میں. ہم نے تعلیم پہ ابھی 2.50 کروڑ بچے جو اسکول گوئنگ ہے اسکول نہیں جا رہے. ہم نے ٹیکنالوجی پہ, ان کے ہنر پہ, ووکیشنل انسٹیٹیوشن پہ, اور مختلف کالجز اور یونیورسٹی پہ اور اسکولوں پہ بہت کم خرچ کیا ہے. ہمارا خرچ تو 2-2.5% ہے ہماری GDP کا. دنیا کے دوسرے ممالک کئی گنا کر رہے ہیں. ہم نے ہیومن ڈیولپ یعنی لوگوں کو بہتر ان کو کرنے کے لیے جب تک ہمارا ضروری ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ مل جل کے معاملات کو فہم و تفہیم سے اس کا حل نکالا جائے. ریئل ڈیولپمنٹ چند علاقوں میں نہیں ہے, پورے علاقوں میں, اور خاص کر فاٹا کے جو نئے ڈسٹرکٹ ہوئے ہیں ان کو پورا ملنا چاہیے. ان کے حقوق جو ہے وہ جائز حقوق ہے. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب اس بات کو ہمیشہ ریئلائز کر رہے ہیں. NFC میں بھی اس کا خیال کیا جائے گا. ہمارے سارے علاقے برابر ترقی کریں گے تو تبھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. یہ کسی کے فیور میں نہیں ہے. دہشت گردی اچھا کر رہے ہیں کھل کے ان کو دہشت گردی کے خلاف. ابھی تک یہ امپریشن ہے کہ جو ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں ینگسٹر, جو جوان ہماری فوج, اور ان کے خلاف سوشل میڈیا خواہ مخواہ زیادتی والی باتیں کر رہا ہے. اور یہ کس کے شے پہ کر رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے.
क्योंकि ये रियासती है कि अपने मुल्क के ये हमारे बच्चे दिन रात शहादतें दे रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और सिर्फ फौज का काम नहीं है, पूरे मुल्क ने मिल के इस दहशत गर्दी का कला करना है। और जब ये इम्प्रेशन होगा, ठीक है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये बात अभी हो रही थी पोर्ट की, तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारी हुकूमत शुरू हुई ना, तो मैं मैरीटाइम का मिनिस्टर था, केपीटी सिर्फ 2 अरब रुपए 2025 में 1 साल बाद ही उसकी कमाई जो 36 अरब हो गई, क्योंकि जितनी ट्रैफिक ज्यादा जाएगी, गवादर पोर्ट तो हमारी पूरी अभी उसकी कैपेसिटी है, ये भी पोर्ट कासम और केपीटी में भी 50% कैपेसिटी यूज नहीं हो रही। वारफेज हमने आधा किया है। वारफेज ये कह रहे थे ना, अभी पॉइंट हो रहा था कि एक्सपोर्टों के चार्जेस खत्म करें, तो एक्सपोर्ट के लिए वारफेज चार्जेस 50% कर दिए गए, आधे कर दिए गए। तो फर्दर भी अगर ये ट्रैफिक बढ़ेगी ना, तो ये तो दोनों को विन विन। हाँ, सही कह रहे हैं, जितनी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेगी उसमें कमी आएगी। सर, आम नुकता उठाए, अहमद आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जो बकाया जात की भी बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है, सोहेल आफरीदी साहब की, तो उसमें भी आप समझते हैं कि इनका जो ड्यू शेयर बनता है वो उनको मिलना चाहिए, और ताकि अगर ये वहाँ पर लगाना चाहते हैं तो वहाँ लगाएं, और वहाँ जो आपने बात की कि गुड गवर्नेंस से जो दहशत गर्दी को आप उस वक्त ही होल्ड के खात्मे को होल्ड कर सकते हैं जब वहाँ पर जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको पता चले कि इसका मुतबादिल क्या है। देखिए, एक कंपैरिजन भी ड्रॉ होता है ना, फिर उनका अगर कोई नरम गोशा रखता भी है, अव्वल तो नहीं रखता होगा, वो भी फिर मुतनफ़र हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है। और उससे पहले जो ये बात आपने की कि वफाक और सूबों के, मैं सिर्फ जो माली मामला है, खैबर पख्तूनख्वा का मामला नहीं है, मैं बार बार इस पे पहले भी बात करता आया हूँ, सूबों का और वफाक का आपस में ये राब्ता हमेशा रहता है। डिमांड्स रहती हैं और उसमें बैठ के डिस्कस होता है कि हमारे पास है क्या, उन वसाइल की तकसीम कैसे होनी है, बकाया जात हैं नहीं है, कैसे देने हैं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको आप एक पॉइंट ऑफ मतलब फिक्स कर लें कि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये जब तक तय नहीं होगा, ये प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छा है, बैठे, पहले भी बैठते रहे हैं और सूबों के मामला चलते रहे हैं, सिंध के भी मामला हैं वफाक से, बलूचिस्तान के वो भी करते रहते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। तो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी से जो मुतासरा इलाके हैं, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये वफाक की भी है, ये हर सूबे की भी है कि वो उसमें हिस्सा डाले। जैसे बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि हर सूबे ने उसको पैसे दिए थे और अब भी दे रहे हैं, तो यहाँ भी फाटा के लिए स्पेशल जो अब जम होने वाले ज़िला हैं रखे भी गए थे, अगर वो अभी नहीं उसमें दिए गए, वो बैठे उनको दें, वो कुछ रिलीज भी हुए हैं। और दूसरी जो बात ये गुड गवर्नेंस की, ये तो टोटल खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और 18वीं तरमीम के बाद ये हम कितनी दफा ये बात कहेंगे कि वफाक अब इतना पावरफुल सूबों के मामलात में निचली सतह पे जो अवाम को गुड गवर्नेंस देनी है, उसमें वफाक का रोल अब बहुत मिनिमाइज हो गया है, सारे डिवॉल्व हो गए। तो उसके बाद फिर आप इस बात को क्यों बार बार उठाएं? ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना है। और आप ये मत कहें कि 76 साल पहले क्या हुआ, 78 साल और अभी 7 साल, 13 साल हैं आपके सूबे में, ये कम टाइम नहीं है। ये बड़ा अहम नुकता उठाया अहमद मंसूर साहब ने। जाहिर बात है आपका डिफेंस यही होगा कि वो मर्ज जो हुए हैं वो 2018-2019 में हुए थे, दैट इज पॉइंट टेकन। शफकत यार साहब, अब जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि जाहिर बात है जहां आप लोगों की सियासत है वो आप ज़रूर करेंगे, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन अब हम वज़ीर आला साहब को देख रहे हैं कि वो जो हैं वो पुलिस भी लाइंस भी गए, वहाँ का भी उन्होंने दौरा किया, फिर एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, फिर बहुत अच्छी बात, वो बड़ा अच्छा विजुअल था कि एक तरफ से वो कंधा दे रहे थे कैप्टन साहब जो शहीद हुए खैबर में, और दूसरी तरफ कोर कमांडर साहब मौजूद थे। वो कहते हैं ना कि जो तस्वीर है वो 1000 बातें जो आप कर लें, एक तस्वीर का जो विजुअल है वो उस पर भारी होता है। तो अब समझेंगे कि अब आप लोगों का जो वो आम है एडमिनिस्ट्रेशन करना और जो 4.5 करोड़ सूबा जो आपके हवाले है, तो उनकी खिदमत करना जो है उस पर ज़्यादा फोकस होगा। शफकत साहब। देखिए जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, बात कीजिएगा। देखिए, हम तो हमेशा जो है फेडरल के साथ चले हैं, हम ने हमेशा जो है अवाम की बात की है, अपनी सूबी की बात की है, लेकिन मसला ये है कि ये तो फेडरल है जो हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमने हमेशा जो है, आपने देखा कि एपेक्स कमेटी में भी हम गए, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करने के लिए भी गए, लेकिन फिर भी जो NHP में हमारा इनकी तरफ 2200 अरब रुपए बकाया है, नहीं दिए गए। अब इन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन मसला ये है कि कब देंगे। अब आप इन्होंने खुद बात की कि 13 साल हमारी हुकूमत हुई, लेकिन 13 साल में इन्होंने हमें क्या दिया है ये भी तो बताया जाए ना। NHP में हमारा 2200 अरब रुपए अगर ये दे जाते तो हमारा सूबा कितना तरक्की कर जाता।
अब फिर आप अगर NFC पे देख ले तो कितना बकाया, तो टोटल अगर आप लगा ले तो 4,758 अरब रुपए ये हमारा मकबूज है। फेडरल हमें पैसे देगा तो ये जो यहाँ पे तरक्की हो रही है इसकी डबल तरक्की हो जानी थी, लेकिन मसला ये कि वो पैसे मिल नहीं रहे हमें। दूसरी बात ये है कि इनको भी ये सोचना चाहिए कि PTI ने ऐसा क्या किया है कि आप इनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप एक पॉपुलर लीडर को आपने जेल में बंद किया हुआ है, आपने उनके वर्कर्स पे बेजाय फायरी शुरू की हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि 8 फरवरी को हमने अगर कॉल दी है तो ये हमारा आईनी हक है। आर्टिकल 15-16 हमें इजाजत देता है कि आप किसी भी जगह पे पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। 19 आर्टिकल 19 में हमें इजाजत देता है। तो मसला ये है कि एक तो ये हमें इजाजत नहीं देते, फिर दूसरी बात ये है कि कराची से इन्होंने हमारे 180 लोगों को जो है शेड्यूल 4 में डाल के 3MPO में डाल के जो है ना जेलों में डाल दिया गया। फिर आपने लाहौर में देखा कि हमारे उस 8 फरवरी को नाकाम करने के लिए बसंत शुरू किया गया है। आज आपने देखा कि इतना दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ है, फिर भी बसंत जारी है। नहीं सर, कल के लिए कल मैं आपको अपडेट कर दूं, कल की तकरीबात मनसूख हो गई शफकत याद साहब। नहीं, कल की क्या बात है? क्यों कल सिर्फ ये जो है ना ये सानेहा रहेगा और परसों जो है ये सानेहा नहीं रहेगा? नहीं, मैं आपने कहा ना बसंत का, तो मैंने कहा कल नहीं हो रही तकरीबात। आप भी फिर आपकी जो है ना एहतजाज वो भी आप फिर मौखर कर देना। अगर सवाल तो ये भी बनता है फिर। देखिए हम तो 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज करें। हम तो देखिए बसंत और पुरअमन एहतजाज में बड़ा फर्क है, याद रखे। हमने जो एहतजाज करे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे वर्कर को बेजा जेलों में डाला गया, हमारी लीडर को डाला गया, हमारी पार्टी को यरगमाल बनाया गया है, हमारी हुकूमत को चलनी नहीं दे रहे, हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है। आपका नुक्ता आ गया था, मैं कैसर शेख साहब से इसका जवाब लेता हूं। कैसर शेख साहब, ये तो 4,058 अरब रुपए बता रहे हैं जो बकाया जात हैं सर। वो कह रहे हैं ये अगर हमें नहीं मिल रहा, अगर ये मिलेंगे तो हम डेवलपमेंट भी करेंगे, और वो कह रहे हैं 8 फरवरी को हम एहतजाज करेंगे, हमारा राइट है। इस पे कंक्लूड कीजिएगा कैसर शेख साहब, दोनों नुकात पे। NFC अवार्ड में जितना भी फंड था वो इनको पूरा मिला है। मुझे ये बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है? 13 साल से इनकी हुकूमत है, ये भी तो जवाब देना। ये सिर्फ फंड की बात करना तो बहुत आसान है, ये बताया जाए वो जो फंड मिला है वो कहाँ लगा है। कोई अगर इस तरह जाया होगा, देखिए अभी ये हुआ है ना कि NFC अवार्ड में ज्यादातर 57% तो सूबों को दिया जा रहा है। वफाक के पास तो फंड ही नहीं बाकी बचता, डिफेंस उनके पास है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास है, और फिर आप अब देख रहे हैं कि ये सारा मामलात में जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे ज्यादा जो कर्जे लिए गए, कर्जे कोई सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेती, सूबाई भी लेती है, पूरी सूबाई हुकूमतें भी कर्जों में शामिल है, उन्हीं के ब्याज पे कर्जा लिया जाता है, तो उनको 57% देना है। उस कर्जे का सूद जो है वो सारे का सारा सबसे बड़ा बर्डन तो वो है। हाँ, वो फेडरल को जाता है, सूबों को ले जाता है। सर ये लंबी बहस है, मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है। डिमांड करते हैं कि हमें फंड दें, हमें ये बताएं कि कोई खर्च किस तरह किया गया है, क्या किसी भी सूबे ने जो खर्च किया, इतने ह्यूज अमाउंट खर्च किया है ना। एजुकेशन इनके जिम्मेदारी थी, क्या किया एजुकेशन में? ठीक सर, ये हम किसी और नशिस्त के लिए उठा रखेंगे, चूंकि कैसर शेख साहब आपने लेकिन अहम नुकता उठाया कि जो पैसे मिले भी हैं उनके खराब हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। अहमद मसूद आपका बहुत शुक्रिया, कैसर अहमद शेख साहब, शफकत याद साहब। व्यूवर्स, आज की हमने प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की उसका मरकज़ और महवर जो अनफॉर्चुनेट वाक़या इस्लामाबाद तरलई में मस्जिद में खुदकुश हमला है, उस पर हमारा फोकस था। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, बल्कि वक्त तो काफ़ी देर से आ गया है, लेकिन यकसुई की ज़रूरत है। और आज हमने देखा कि शफकत याद साहब की जो टोन और टेनर है, वो लास्ट संडे जब हमारे शो में थे तो ये उसमें वाज़े तब्दीली आई है कि वफाक और सूबे मिलकर काम करने के लिए आमादा हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। इसकी ओनरशिप होगी तो फिर जो एक्शन है ऑन ग्राउंड उसके नताइज सामने आएंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।